देखिए बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12th का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। देखिए बच्चों, इसे सरफेस केमिस्ट्री भी कहा जाता है। पृष्ठ रसायन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली परिघटना से संबंधित रसायन है। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ की सतह पर या उसके पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों का हम इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले समझिएगा। देखिए बच्चों, क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु की, ये वस्तु है, इस वस्तु की जो ये ऊपर की सतह होती है, इस ऊपर की सतह को कहते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं, इसे पृष्ठ कहा जाता है। देखिए बच्चों, इसे इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। देखिए बच्चों, पृष्ठ को और क्या कहते हैं, सरफेस। क्या कहा जाता है, इसको सरफेस कहा जाता है। और पृष्ठ के अलावा जो ये पूरा पदार्थ है इसको कहा जाता है स्थूल। क्या कहा जाता है, स्थूल। देखिए बच्चों, इन दोनों शब्द का हम यहाँ पे यूज करेंगे। भाई जब हम पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ेंगे या पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे तो हम पृष्ठ और स्थूल इन दोनों शब्दों का यूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्या होता है और स्थूल क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि कोई भी जो पदार्थ है तो पदार्थ की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी जो सतह होती है उसे हम कहते हैं पृष्ठ, और पृष्ठ के अलावा जो बाकी भाग है वो कहलाता है स्थूल। क्लियर है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस पृष्ठ सतह से संबंधित जो रसायन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। वापस समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए कि किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का हम पृष्ठ रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो यूनिट है ये थ्योरेटिकल यूनिट है। केवल इसमें हमें पढ़ना है, समझने का इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल पढ़ने का ज़्यादा है। और इसमें से प्रश्न बनते हैं, बस आपको एज इट इज आंसर लिख के आना है और आपको ऐसे कैसे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है, बच्चों देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और किसी भी पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके अगर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। देखिए ये कोई दूसरा पदार्थ है जो आके यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। वापस समझिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और पदार्थ की सतह पर जो मैंने ये गोल गोल बनाए हैं, कहने का मतलब है कि पदार्थ की सतह पर कोई बाहर से कोई दूसरा पदार्थ आके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्लियर है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। देखिए बच्चों, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण। और देखिए बच्चों, अवशोषण अलग होता है। भैया आपने अवशोषण के बारे में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने ये जो शब्द है अवशोषण, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। देखिए बच्चों, ये शब्द तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हम आज जो अभी पढ़ रहे हैं हम बात कर रहे हैं अधिशोषण के बारे में। यानी किसी भी पदार्थ की सतह पर अगर कोई दूसरा पदार्थ आके इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिशोषण। कहने का मतलब है कि अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठीय परिघटना हो गई। अरे पृष्ठ पे ही तो आके वो जमा हो रहे हैं। तो इसमें बेटा एक चीज ये ध्यान में रखने की है कि वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण हुआ है, भाई वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है उस पदार्थ को कहा जाता है अधिशोषक। क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जिस पदार्थ का सतह पर अधिशोषण हुआ है, यानी सतह पर जो पदार्थ आके इकट्ठा हुआ है उसे हम कहते हैं अधिशोष्य। तो ये क्या हो गए, अधिशोष्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये शब्द आपको समझना बहुत जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए कि भाई अधिशोषक क्या होते हैं, अधिशोष्य क्या होते हैं। भाई इन शब्दों का हम बार बार उपयोग करेंगे तो आपके लिए समझना जरूरी है कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है। तो ये जो कुछ वर्ड्स है, जो कुछ शब्द है, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो देखिए वापस समझिए बच्चों, मान लीजिए कोई पदार्थ है और कोई पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके एकत्र हो रहा है।
या कोई दूसरा पदार्थ यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि अधिशोषण और अवशोषण में बहुत अंतर होता है। देखिए बच्चों, जो अधिशोषण है ये तो पृष्ठीय परिघटना होती है। कहने का मतलब है इसमें केवल पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरा पदार्थ आके जमा हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो अवशोषण है इसमें पदार्थ के अंदर तक दूसरा पदार्थ आ जाता है। वापस देखिए भाई, अवशोषण में क्या होगा, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और बाहर से आने वाले जो पदार्थ है वो सतह के साथ साथ इसके अंदर भी समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि भाई अधिशोषण और अवशोषण में बहुत बड़ा अंतर है। अधिशोषण पृष्ठीय परिघटना है, पृष्ठ पे होती है, और ये पूरे पदार्थ से संबंधित घटना है, क्योंकि आने वाला जो पदार्थ है वो इस पहले से उपस्थित पदार्थ में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। एक चीज देखिए बच्चों, अधिशोषण में मैंने आपको ये बताया कि जिस पदार्थ के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ आके इकट्ठा हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके इकट्ठा हो रहा है उसे हम कहते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। और ये शब्द आपको पता होना जरूरी है कि अधिशोषक होता क्या है। और जो पदार्थ आके इकट्ठा हो रहा है उसे कहा जाता है अधिशोष्य। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए बच्चों, जो हमारी ये पृष्ठ रसायन जो यूनिट है इसमें आज हम इस पृष्ठ रसायन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि पृष्ठ रसायन होता क्या है, कहाँ पे और कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कि सरफेस से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कि वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो कि सतह से संबंधित होती है, उनके बारे में हम थोड़ा आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक की जो ये बात है जो मैंने आपको समझाई, ये आपको समझ में आई। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस अथवा द्रव की सतह या अंतरापृष्ठ, देखिए बच्चों इसे अंतरापृष्ठ भी कह सकते हैं, अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाते हैं। मैं आपको समझा चुकी हूँ। अरे भाई, पृष्ठ या जिसे कह सकते हैं अंतरापृष्ठ, सतह भी बोल सकते हैं इसको, तो उस पर होने वाली परिघटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। अभी हमने समझा इसके बारे में। अब देखिए, दो प्रावस्थाओं को अलग अलग दर्शाने के लिए हाइफन, देखिए इस चिन्ह को बोलते हैं हाइफन, या स्लैश, इसको बोलते हैं स्लैश। देखिए बच्चों, ये तो होता है हाइफन और ऐसे होता है स्लैश। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रावस्थाओं को, यानी जो भी हमने पढ़ा अधिशोषक और अधिशोष्य, दो अलग अलग प्रावस्थाएं हो गई, तो इनको दर्शाने के लिए हाइफन या स्लैश का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, ठोस तथा गैस के मध्य अंतरापृष्ठ को, देखिए बच्चों ऐसे समझिए कि ठोस तथा गैस के मध्य अंतरापृष्ठ है। कहने का मतलब है कोई ठोस पदार्थ है और कोई ठोस पदार्थ के ऊपर कौन आके इकट्ठा हो गया, गैस पदार्थ आके इकट्ठा हो गया। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे इसे, या तो इस तरीके से दिखाएंगे, भाई ठोस और गैस के मध्य क्या लगा दो, हाइफन लगा दो। ठीक है, या फिर ऐसे स्लैश लगाकर भी हम इसे दिखा सकते हैं कि ठोस और स्लैश गैस, यानी इस प्रकार इनको लिखा जाता है। आया समझ में कि भाई दोनों प्रावस्थाओं के बीच में या तो आप हाइफन लगा के दर्शा दो या स्लैश लगा के उनको दर्शा दो। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सतह केवल कुछ अणुओं की मोटाई तक की ही होती है, परंतु इसका क्षेत्र स्थूल प्रावस्थाओं के कणों के आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ रसायन के द्वारा कुछ सामान्य परिघटनाओं जैसे उत्प्रेरण, क्रिस्टलीकरण, संक्षारण, विलीनीकरण आदि को समझाया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये जो परिघटनाएं हैं, उत्प्रेरकीय परिघटनाएं, क्रिस्टलीकरण, संक्षारण की प्रक्रिया, इसके अलावा विलीनीकरण, यानी इन सबको हम पृष्ठ रसायन के द्वारा ही समझा सकते हैं। आगे देखिए, पृष्ठ रसायन का अनुप्रयोग उद्योगों में, यानी उद्योग तथा विश्लेषण कार्य आदि में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में। देखिए बच्चों, अधिशोषण और से इंग्लिश में कहा जाता है एडजॉर्प्शन।
वापस देखिए बच्चों, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन, यहाँ डी होता है, ये तो होता है अधिशोषण। और अगर मैं यहाँ बी लगा दूँ डी की जगह, यानी ABSORPTION, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ डी है, यहाँ बी है, और इसे कहते हैं हिंदी में अवशोषण। अवशोषण, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, अधिशोषण को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। आगे देखिए, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। देखिए बच्चों, जो स्थूल है, हमने समझा था ना स्थूल क्या होता है, तो स्थूल की अपेक्षा उसकी जो पृष्ठ सतह है उस पर अधिक संचित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। क्लियर है? परिभाषा समझ में आई? इस परिभाषा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा क्या है? अणु की स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव की पृष्ठ सतह पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। देखिए बच्चों, हम दोनों में से कोई भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। भाई ये भी परिभाषा सही है और ये वाली परिभाषा भी सही है। तो देखिए, अणु की स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव की पृष्ठ सतह पर संचित होना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक का? मैंने आपको अधिशोषण के बारे में अभी समझाया भी था। आगे देखिए, स्पीशीज या पदार्थ जो पृष्ठ पर संचित होता है अधिशोष्य कहलाता है। ये मैं आपको समझाई थी, अधिशोष्य। एवं पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। भाई आपको समझाया हुआ है, देखिए डायग्राम से समझिए। डायग्राम मैंने अभी आपको बना के भी समझाया था। अरे भाई, पृष्ठ सतह पर जो इकट्ठे होते हैं, जो स्पीशीज पृष्ठ सतह पे आती है उसे बोलते हैं अधिशोष्य। यानी जो पृष्ठ सतह पे आके एकत्रित हो जाती है उसे अधिशोष्य बोलते हैं। और जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, समझा दिया था मैंने आपको ये डायग्राम बना के अच्छे से। आगे देखिए, अधिशोषण एक पृष्ठीय परिघटना है। हम लोग बात कर चुके हैं कि ये क्या है? पृष्ठ पर होने वाली एक परिघटना है। विशेष रूप से बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस अच्छे अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो चूर्ण अवस्था में यानी पाउडर फॉर्म में अच्छे अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अरे भाई, जब उन्हें चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उनके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी कहने का मतलब है कि चूर्ण अवस्था में या पाउडर अवस्था में क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। क्लियर है? आगे देखिए, उदाहरण देखिए, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, मिट्टी और सूक्ष्म विभाजित धातुएं। तो देखिए बच्चों, ये हमारे उदाहरण थे। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिए, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण। अब हम लोग ये बात करेंगे कि विभिन्न क्रियाविधियों में किस किस तरीके से अधिशोषण होता है। देखिए बच्चों, पहला देखिए, O2, N2, CO, Cl2, NH3, SO4, ये सब गैस है बेटा। देखिए, आदि गैसों से भरे बंद पात्र में यदि चारकोल का चूर्ण डाल दिया जाता है तो गैस का दाब कम हो जाता है। देखिए बच्चों, इन गैसों वाले सिलेंडर में, बंद सिलेंडर में अगर चारकोल का चूर्ण डाल दे या चारकोल का पाउडर डाल दे तो गैस का दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैस के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। समझिए बच्चों, क्या होता है भाई, जो गैस के अणु होते हैं वो चारकोल की सतह पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। क्लियर है? आया ये चीज समझ में? आगे देखिए, दूसरा देखिए, शर्करा के विलयन को रंगहीन करने के लिए उसे जांतव चारकोल की परतों पर से प्रवाहित किया जाता है। देखिए बच्चों, जो शर्करा होती है तो शर्करा के विलयन को रंगहीन करने के लिए, विरंजित करने के लिए जांतव चारकोल की परतों में से उसे क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। क्योंकि रंगीन पदार्थ
चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि जल के अणु जेल की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए बच्चों, जो ये सिलिका जेल है ये क्या करता है, ये जो जल के अणु है उनको अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। और देखिए बच्चों, आपने जो भी लेदर के सामान है, यानी आप लेदर के जूते लाते हैं या हम लोग कोई बैग लाते हैं या कोई दूसरे आइटम्स लाते हैं, तो उसमें आपने छोटे छोटे पैकेट्स देखे होंगे। वो जो छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं वो सिलिका जेल के पैकेट्स निकलते हैं। भाई कभी आप उनको पढ़ के देखना, वो जो पैकेट्स होते हैं वो सिलिका जेल के होते हैं और वो उसमें इसलिए डाले जाते हैं ताकि गलती से अगर उनमें कोई नमी आ जाए तो नमी के कारण वो पदार्थ खराब ना हो। तो जो भी हमारे जूते हैं, बेल्ट है या हमारे जितने भी प्लास्टिक से संबंधित अच्छी क्वालिटी के जो आइटम्स होते हैं या लेदर के बैग वगैरह होते हैं, उनमें छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं। तो कभी आप ध्यान से उन पैकेट्स को पढ़ना, उन पे क्या लिखा हुआ रहता है। वो सिलिका जेल के या पैकेट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, नमी को सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कार्बनिक रंजक जैसे मैथिलीन ब्लू के रंग को भी जानतव चारकोल के द्वारा रंगहीन बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया को विशोषण कहलाती है या विशोषण कहते हैं। वापस देखिए, किसी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण। यानी अधिशोषण का जस्ट उल्टा क्या हो गया, विशोषण। अधिशोषण में जो अधिशोष्य है वो अधिशोषक की सतह पे आके जुड़ जाते हैं और विशोषण में क्या होता है, अधिशोष्य जो पदार्थ है वो अधिशोषक से हट जाता है, यानी सतह से हट जाते हैं वो। क्लियर है, आई यहाँ तक की बात समझ में आप लोगों को। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, अवशोषण। देखिए बच्चों, मैंने आपको अवशोषण के बारे में बताया था। भाई अधिशोषण और अवशोषण दोनों में क्या होता है, बहुत ही अंतर होता है। देखिए हम एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, अवशोषण की प्रक्रिया में एक पदार्थ के अणु दूसरे संपूर्ण पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्लियर है, यानी समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अर्थात अधिशोष्य के कण अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। तो देखिए उदाहरण देखिए, सिलिका जेल के द्वारा जल का क्या होता है, अधिशोषण, जबकि स्पंज के द्वारा क्या होता है, अवशोषण। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना इस उदाहरण को। भाई जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल के द्वारा तो जल का क्या होगा, अधिशोषण होगा, केवल सतही प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर हम स्पंज की बात करें, जब आप स्पंज को पानी में डुबा के देखेंगे तो पानी समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है स्पंज के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। क्लियर है, तो आप लोगों को अवशोषण समझ में आया कि अवशोषण क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है। एक बार देखिए बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण से और समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई चौक है, हमारे पास कोई चौक है और चौक को हमने रख दिया किसी भी शाही के विलयन में। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास कोई चौक है और चौक को हमने शाही के विलयन में रख दिया। देखिए समझिए, देखिए बच्चों, ये कोई शाही का विलयन है और इसमें मैंने क्या रख दिया, चौक को रख दिया। देखिए पूरा डुबा देते हैं इसको। यानी कोई चौक है, आप लोगों को पता है चौक सफेद रंग का होता है। मान लीजिए ये कोई सफेद रंग का चौक है। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सफेद रंग का चौक है, ठीक है। और इस सफेद रंग के चौक को मैंने बच्चों क्या किया, किसी भी शाही के विलयन में रख दिया। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चौक कैसा हो गया, चौक हो गया हमारा नीला। भाई थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, भाई हमारा जो चौक है वो शाही के रंग का हो गया, जिस रंग की शाही होगी उस रंग का हमारा चौक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नीले रंग का यूज लिया है। देखिए बच्चों, मैंने शाही के लिए नीले रंग का यूज लिया है, यानी कहने का मतलब है चौक हमारा कैसा हो गया, नीला हो गया। क्लियर है। लेकिन जब आप इस चौक को तोड़ के देखेंगे, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, जब आप इस चौक को तोड़ के देखेंगे, देखिए जब इस चौक को तोड़ के देखेंगे तो हमें इस तरीके से, देखिए बच्चों इस तरीके से जो बाहरी परत है,
देखिए बच्चों, ये जो बाहरी परत है चौक की वो तो हमें रंगीन दिखाई देगी, लेकिन अंदर से हमारा चौक क्या दिखेगा? वाइट। भाई अगर आप इस तरीके से देखेंगे चौक को तोड़ के, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अवशोषण क्या होता है और अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, ये मैंने चौक को तोड़ दिया। देखिए बच्चों वापस समझिए एक बार कि मान लीजिए हमारे पास कोई चौक है और चौक आपको पता है सफेद रंग का चौक होता है, और चौक को मैंने किस में रख दिया? मैंने किसी भी शाही के विलयन में रख दिया। शाही किसी भी कलर की हो सकती है, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से आपको समझाने के लिए बताया है। तो किसी भी शाही के विलयन में मैंने चौक को रख दिया। कुछ समय बाद आप क्या देखोगे? चौक बिल्कुल शाही के रंग का हो गया। यानी कहने का मतलब है, अगर हम इस उदाहरण की बात करें, यानी चौक हमारा कैसा हो गया? नीला हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम चौक को तोड़ के देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि चौक की केवल जो बाहरी सतह है वो ही शाही के रंग की हुई है, बाकी अंदर तो हमारा चौक कैसा है? सफेद है। लेकिन अंदर चौक गीला है। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, चौक को तोड़ के देखेंगे ये प्रयोग करके, देखिए बच्चों ये प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने पर जब आप चौक को तोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तविकता क्या है कि केवल चौक की जो बाहरी सतह है वो ही शाही के रंग की हुई है। कहने का मतलब है वही रंगीन हुई है और बाकी पूरा चौक हमारा कैसा है? सफेद है। ठीक है, लेकिन अंदर से चौक क्या हो गया? गीला हो गया। क्या हो गया? गीला हो गया। यानी कहने का मतलब है कि शाही में जो रंजक थे उनका तो हुआ है अधिशोषण। देखिए बच्चों, शाही में जो रंगीन पदार्थ था जिसे मैं रंजक बोल सकती हूँ, उनका तो चौक पर क्या हुआ है? अधिशोषण हुआ है। ठीक है, और जो विलायक है, यानी इसके अंदर जो विलायक है, देखिए बच्चों जो विलायक है उसका चौक में क्या हुआ है? अवशोषण हुआ है। ठीक है, तो आपको इस उदाहरण से, देखिए बच्चों इस उदाहरण से आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर समझ में आया होगा कि भाई जो शाही है, शाही का जो रंजक है उसका तो हुआ है अधिशोषण, केवल सतही प्रक्रिया हुई है, लेकिन जो विलायक है वो चौक के अंदर समान रूप से वितरित हो गया, उसका क्या हुआ है? अवशोषण। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आई ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। देखिए बच्चों, अधिशोषण और अवशोषण में मेन अंतर मैं आपको समझा चुकी हूँ और एक बार हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। और देखिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए। तो देखिए बच्चों, पहला अधिशोषण में अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्रित होता है, लेकिन अधिशोषक के अंदर प्रवेश नहीं करता। देखिए बच्चों, अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्रित होता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। जबकि अवशोषण की प्रक्रिया में पदार्थ ठोस की सतह के अंदर प्रवेश करके समान रूप से वितरित हो जाता है। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे देखिए, अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर ही बढ़ती है, जबकि अवशोषण में पदार्थ की सांद्रता संपूर्ण ठोस में एक समान हो जाती है। हमने बात कर ली इसके बारे में भी। उदाहरण देखिए, जलवाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होती है, जबकि सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषित। देखिए बच्चों, जो जलवाष्प है वो शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा तो अवशोषित होती है और सिलिका जेल के द्वारा अधिशोषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौक को जब शाही में डुबाया जाता है तो चौक की सतह रंजक के अणुओं के अधिशोषण के कारण रंगीन हो जाती है, जबकि विलायक के अवशोषण के कारण चौक को तोड़ने पर अंदर से सफेद परंतु गीली दिखाई देती है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। भाई अभी मैंने आपको इस प्रयोग को कितने अच्छे से समझाया है कि जब चौक को शाही में डुबाया जाता है तो चौक की सतह तो रंजक के अणुओं के कारण रंगीन हो जाती है, लेकिन अंदर से चौक हमारा सफेद रहता है लेकिन गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विलायक का क्या हो जाता है? अवशोषण। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये डायग्राम से आपको अधिशोषण और अवशोषण में थोड़ा अंतर बताया गया है। भाई अधिशोषण में क्या है? कोई भी पदार्थ है और उसकी सतह पर देखिए, सतह पर आके चिपक रहे हैं दूसरे पदार्थ, यानी एक पृष्ठीय परिघटना हो रही है। और अवशोषण में देखिए अंदर समान रूप से वितरित हो रहे हैं। क्लियर है? आगे देखो,
अब हम पढ़ लेते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अधिशोषण की क्रियाविधि क्या होती है। अधिशोषण एक सतही क्रिया होती है। अधिशोषक के पृष्ठीय कणों की प्रकृति स्थूल के अंदर के कणों की प्रकृति से भिन्न होती है। पृष्ठ पर उपस्थित कणों पर असंतुलित आकर्षण बल होता है, जिससे अंदर एक परिणामी आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए कि अधिशोषण में क्या होता है। देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इस पदार्थ के सतह पर उपस्थित कण, यानी मैं इस पदार्थ की बात करूँ, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ के सतह पर उपस्थित कण और स्थूल में उपस्थित जो कण होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग। अरे भाई, जब हम इस अंदर के कणों की बात करें, यानी स्थूल के अंदर के कणों की बात करें, मान लीजिए पदार्थ है, तो देखिए अंदर के कणों पर क्या होता है बच्चों, देखिए समान रूप से दूसरे कणों के द्वारा परिणामी आकर्षण बल लगाया जाता है। कहने का मतलब है समान रूप से चारों दिशाओं में आकर्षण बल लगता है, ठीक है, समान रूप से लग रहा है। लेकिन अगर हम इस सतह पर उपस्थित कणों की बात करें तो इनमें जो आकर्षण बल लग रहा है वो समान नहीं होता है, वो असमान होता है, क्योंकि वो आकर्षण बल केवल इधर नीचे और इधर ही लगता है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ कोई भी आकर्षण बल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो इस कारण से क्या होता है, इन सतह के कणों की अधिशोष्य के कणों को खींचने की क्षमता अधिक होती है। क्लियर है? तो देखिए समझ लेते हैं। जबकि अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं। आगे देखिए, देखिए बच्चों, ये डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, ये कोई पदार्थ है, ये इसके अंदर कण है, स्थूल के अंदर, और ये उसकी सतह पर उपस्थित कण है। तो देखिए अंदर उपस्थित कण पर जो बल लग रहा है, चारों दिशाओं में आकर्षण बल लग रहा है, चारों दिशाओं में, यानी ये हो गया संतुलित बल। कैसा हो गया, संतुलित बल। जबकि इधर देखिए यहाँ पे असंतुलित आंतरिक आकर्षण बल है। अरे भाई, ऊपर की तरफ कोई बल नहीं है, केवल नीचे के कणों के द्वारा ही इस पे क्या लग रहा है, असंतुलित आकर्षण बल। ठीक है भाई, अभी ये चीज मैंने आपको इस डायग्राम से समझाई तो है, ये वही चीज है। आगे देखिए, पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल अधिशोष्य कणों को आकर्षित करते हैं। तो भाई अधिशोष्य के कण क्यों आकर्षित होते हैं, असंतुलित बल के कारण। क्लियर है? अब देखिए, किसी दिए गए ताप तथा दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। देखिए बच्चों, अधिशोषण की जो सीमा होती है ना, वो अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखिए, अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में कमी होती है, अर्थात पृष्ठीय ऊर्जा घटती है। ऊर्जा में यह कमी ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। अतः अधिशोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अतः डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी डेल एच कैसा हो गया, ऋणात्मक। देखिए बच्चों, डेल एच क्या निकल के आया हमारे पास, डेल एच निकल के आया है ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव। आगे देखिए, गैसों के पृष्ठ पर अधिशोषित होने के कारण उसके अणुओं का संचलन कम हो जाता है, अर्थात गैस की एंट्रोपी घट जाती है। अरे भाई, गैसों के पृष्ठ पर अधिशोषण होने के कारण क्या होता है, अणुओं का संचलन नहीं हो पाता, एंट्रोपी घट जाती है उसकी। अतः डेल एस बराबर नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो डेल एस है, जो एंट्रोपी है, वो भी कैसी है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है, आई समझ में यहाँ तक की बात। आगे देखिए, अतः अधिशोषण होने पर निकाय की एंथैल्पी तथा एंट्रोपी दोनों ही क्या होती है, घटती है। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को समझना कि अधिशोषण होगा तो निकाय की एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे देखिए, किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी का मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक होना चाहिए, अर्थात गिब्ज ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। ठीक है, समीकरण डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। देखिए बच्चों, ये समीकरण आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। भाई, जब 11वीं क्लास में आप लोगों ने ऊष्मागतिकीय रसायन पढ़ा था तो वहाँ पर ये समीकरण भी आपने पढ़ा होगा गिब्ज ऊर्जा का। ठीक है, तो देखिए
समीकरण डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस के आधार पर डेल जी का मान नेगेटिव तब हो सकता है जब डेल एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक हो, ठीक है, यानी पर्याप्त नेगेटिव हो, क्योंकि माइनस टी डेल एस का मान क्या है, धनात्मक है, ठीक है। आगे देखिए, अतः जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता है डेल एच कम ऋणात्मक होता जाता है। अरे भी अधिशोषण जैसे जैसे बढ़ता है डेल एच कम ऋणात्मक होता जाता है और अंत में डेल एच टी डेल एस के तुल्य हो जाता है। देखिए बच्चों, अंत में क्या होगा, जो ये डेल एच है, एंथैल्पी परिवर्तन है, वो टी डेल एस के क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। और इस अवस्था में डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। डेल जी बराबर जीरो हो जाता है और अब क्या स्थापित हो जाता है, साम्य। साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक का। अब देखिए, साम्य की अवस्था में अधिशोषण और विशोषण की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। देखिए बच्चों, जब साम्य अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था का मतलब है जब डेल जी बराबर क्या हो जाता है, जीरो, उस समय साम्य अवस्था आ जाती है। और साम्य अवस्था में अधिशोषण और विशोषण की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने पृष्ठ रसायन का एक परिचय पढ़ा और इससे संबंधित कुछ शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ा, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण को पढ़ा और हमारी अधिशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, क्यों अधिशोषण होता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।